लग रहा था कि मैं कोर्स कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन कुछ भी करके मैंने प्लानिंग किया है। आज थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करके एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा, जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पूरे आज समझेंगे। अब जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसमें हम पूरा रिटेल बैंकिंग एक ही वीक में कंप्लीट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, रिटेल बैंकिंग में ट्यूसडे एक लंबा सेशन होगा, मंडे को एक लेक्चर आएगा और एक थर्सडे को लेक्चर आएगा। सो आई कैन से दैट मंडे देन थर्सडे, ओके, और ट्यूसडे वाला जूम सेशन। ये इतने ही दिन हमारे पास है, इतने ही घंटे हैं, हमको रिटेल बैंकिंग कंप्लीट करना है, ओके। और अब जो बिजनेस लॉ रहेगा बाकी, उसके लिए थर्सडे एक वीडियो लेक्चर आएगा और एक्स्ट्रा लेक्चर संडे को भी आएगा। आई डोंट हैव टाइम गाइस। मैं ये मान के चलता हूं कि 8 तारीख को आपकी एग्जामिनेशन होगी, एक्सटेंड नहीं होगा और कोर्स भी रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि बहुत पहले ही इतनी बार ऐसा हो चुका है, बार बार एक्सटेंड ये लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं एक नया चैप्टर। 1930 1930 कितना हुआ, 1930 में एक एक्ट आया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अभी तक आप लोगों ने ऐसा सोच के रखा होगा, अभी तक आप लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि हम डेली बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते रहते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। लेकिन आज वो आपका जो मिसकंसेप्शन है वो मैं क्लियर कर देता हूं। ज्यादातर आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो फॉल होता है, लेकिन बेटा उसके साथ साथ एक नया एक्ट आज जो पढ़ोगे जिसको हम बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपको शॉर्ट में याद रखना है सोगा 1930, वो वाले एक्ट में आप ज्यादा फॉलो होते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा मोबाइल खराब हो गया, मैं मोबाइल लेने के लिए मोबाइल की शॉप में गया, मैंने मोबाइल खरीदा, तो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सोगा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। और क्या ऐसा जरूरी है कि कोई एक ही लॉ अप्लाई हो? क्या ऐसा जरूरी है लवीना फ्रॉम सुभानपुरा? क्या ऐसा जरूरी है तुलसी फ्रॉम प्रतापनगर? कि ना भाई ना, एक तो एक ज लागो જોઈએ। सॉरी सौम्या, मैंने गुजराती में बोल दिया। मेरा कहने का मतलब ये है सौम्या कि क्या जरूरी है कि कोई एक ही लॉ अप्लाई हो, कि एक से ज्यादा लॉ अप्लाई हो सकता है? बेटा अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। लवीना, तुलसी, यस। એકથી વધારે લો અપ્લાય થઈ શકે. एक થી વધારે લો અપ્લાય થઈ શકે. If I am making a fraud by using a computer, then I may be arrested under Information Technology Act. I may be arrested under Indian Penal Code. I may be arrested by any other law. तो एक से ज्यादा लॉ अप्लाई हो सकते हैं, यस और नो मानव? यस सर। ओके, सो आज हम ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो आप बहुत ही नॉर्मली एंटर कर देते हो और वो एक्ट तो आपको लग ही जाता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पर सर्विसेज कवर नहीं होती है, ओके। अगर आप यूविल क्लासेस में, जैसा कि आप अभी यूविल क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो यूविल क्लासेस के गुड्स आपको नहीं मिल रहे हैं। यूविल क्लासेस का क्या मिल रहा है आपको? सर्विसेज मिल रही है। एजुकेशन सेक्टर इज फॉलिंग अंडर सर्विस सेक्टर। तो हाँ, आप जो भी पढ़ रहे हो, जूम सेशन यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, ये जो मैं सर्विस दे रहा हूँ वो सोगा के अंदर कवर नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट गुड्स, इट इज सर्विसेज। तो नाम क्या है चैप्टर का? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या नाम है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसको शॉर्ट में क्या बोलना है? सोगा 1930, 1930। अब सेल्स क्या होता है ये आपको मालूम है, 11th स्टैंडर्ड से कॉमर्स पढ़े हो, सेल्स क्या होता है वो आपको मालूम है, ठीक है। ऑफ तो ठीक है, समझने सा कुछ है नहीं। सेल ऑफ गुड्स क्या है वो अभी समझेंगे, और एक्ट क्या होता है वो भी आपको मालूम है, बराबर है। इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल मालूम है, ऑफ ठीक है समझने सा है नहीं, गुड्स समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे केस स्टडी के साथ, एंड एक्ट का मतलब भी आपको मालूम है। नाउ शैल आई स्टार्ट विद व्हाट इज गुड्स? Shall I start with what is goods? ठीक है, चलो। मैंने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन जैसा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बनाया है। आपको स्क्रीन दिखाई दे तो जस्ट से यस के सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ यस सर, सर। देखा है यस सर। ओके 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 बेटा, ठीक है। चलो अभी मैं जैसा पूछूं आपको आंसर देना है, ठीक है? आपको आंसर देना पड़ेगा, आपको चुप नहीं रहना है आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गुड्स विद द फॉलोइंग एग्जांपल। बेटा एग्जांपल पढ़ेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद पैम्पलेट में कहां छुपा है वो भी देखेंगे और क्या लिखा है वो भी देखेंगे। पहले एग्जांपल पढ़ते हैं अच्छे से ध्यान से।
चलो, अजय वेंट एट रवि बाइक्स शोरूम, ओके, टू परचेज अ व्हीकल, एक गाड़ी खरीदने के लिए, टू व्हीलर खरीदने के लिए अजय रवि बाइक शोरूम में एंटर हो रहा है, ठीक है। अब वहां पर वो क्या देख रहा है बेटा? ही सॉ होंडा, टीवीएस एंड अदर ब्रांड्स, बराबर है। चलो, आफ्टर सम टाइम ही मेड हिज माइंड, देखा उसने भाई कौन सी गाड़ी अच्छी है, देखा उसने कलर किसका अच्छा है, सीसी किसका अच्छा है, पावरफुल कौन सी है, बॉडी हैवी किसकी है, वगैरह वगैरह। देखने के बाद आफ्टर सम टाइम ही मेड हिज माइंड टू बाय होंडा एक्टिवा 6G व्हाइट कलर मॉडल। क्या डिसाइड कर रहा है बेटा वो? अनम्यूट करके बोलो, क्या डिसाइड कर रहा है? होंडा एक्टिवा 6G परचेस करने का वो तय कर रहा है। और वो भी कौन सी कलर का? कौन से कलर का? व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड। नाउ गाइस, यहां पर मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोगा के अंदर फॉल होगा? यस। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सोगा के नहीं अंदर થાય फॉल સર, होगा? હજુ ખાલી એને માઇન્ડ બનાવ્યું છે, પરચેસ થોડી કર્યું છે। बेटा अगर आप ये स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड। क्या मैं बोल सकता हूं ये सोगा के अंदर होगा फॉल? यस। तो सोगा के अंदर कैसे फॉल होगा एक बार देख लेते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। सेल है कि नहीं वो जानेंगे, और गुड्स है कि नहीं वो जानेंगे, ठीक है। जानेंगे गुड्स क्या होता है और सेल्स क्या है, उसके बाद हम फाइनल डिसीजन पे आएंगे कि सर ये सोगा के अंदर फॉल होगा कि नहीं होगा। अब आपको आइडेंटिफाई यहां पे क्या करना है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। आपको यहां से एग्जिस्टिंग गुड्स फाइंड करने हैं। जो केस स्टडी पढ़ा उसके अंदर ही आपको मिलेगा एग्जिस्टिंग गुड्स, फिर आपको स्पेसिफिक गुड्स मिलेगा, उसके बाद आपको एसर्टेन गुड्स मिलेगा, उसके बाद हम नीचे थोड़ा केस स्टडी पढ़ेंगे जहां पे आपको फ्यूचर गुड्स मिलेंगे, कंटिंजेंट गुड्स मिलेगा और अनअसर्टेन गुड्स मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? आपको इतना फाइंड करना है। अब आपको पहले एग्जिस्टिंग गुड्स फाइंड करने हैं इस केस स्टडी से। बेसिक डिक्शनरी मीनिंग भी अप्लाई करोगे एग्जिस्टिंग का, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और बार केस स्टडी टीवीएस पढ़ते हैं। होंडा ने एक मिनट बोला। बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। पहले आपको मैं बोलूं उसके बाद आपको जवाब देना है। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या कहां है यहां पर, आप मुझे बताना। अजय वेंट टू रवि बाइक शोरूम टू परचेज अ व्हीकल, ही सॉ होंडा, टीवीएस एंड अदर ब्रांड्स। After some time, he made his mind to buy Honda Activa 6D white color model. Contract was entered. You have to find here which are the existing goods. હોન્ડા Can ટીવીએસ anyone? होंडा टीवीएस। Answer is here. Whatever brands were available in the showroom, that is Honda, TVS and other brands. અધર બ્રાન્ડ। जो भी ब्रांड्स की जो भी व्हीकल्स वहां शोरूम में मौजूद थी बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स है, क्योंकि वो वहां पर मौजूद थी। तो जो गुड्स किसी के दुकान में, किसी की शॉप में, किसी के शोरूम में, किसी के गोडाउन में, किसी की ओपन प्लेस में वो मौजूद रहते हैं, वहां पर वो है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनम्यूट करके बोलिए, क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। चलो, तो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है वो समझ में आ गया। गुड्स विच आर एग्जिस्टिंग एट द प्लेस ऑफ सेल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल। आगे चलो, सेकंड, इसमें से आप अब क्या फाइंड करोगे? સ્પેસિફિક बेटा एक मिनट चेंज करने दो सेकंड। स्पेसिफिक गुड्स आपको फाइंड करने हैं, स्पेसिफिक गुड्स आपको फाइंड करने हैं आपको। अब एक बार और केस स्टडी पढ़ते हैं और स्पेसिफिक गुड्स फाइंड करते हैं। Ajay went at Ravi bike showroom to purchase a vehicle. He saw Honda, TVS and other brands. After some time, he made his mind to buy Honda Activa 6D white color model. Contract was entered. Now find specific goods कौन सा है? હોન્ડા एक्टिवा 6G वाइट Honda के अंदर एक्टिवा के अंदर 6G, और 6G में भी कौन सा? वाइट। ये उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो यही खरीदूंगा, मुझे तो यही चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। अब आपको फाइंड करना है यहां पर एसर्टेन गुड्स। क्या फाइंड करना है आपको? एसर्टेन गुड्स। क्या होगा यहां पर? केस स्टडी तो बेटा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, खत्म हो गया है, अब तो कुछ बचा भी नहीं है।
क्या करोगे? क्या करोगे? Ajay went at Ravi bike showroom to purchase a vehicle. He saw Honda, TVS, other brands. After some time, he made his mind to buy Honda Activa 6. ચાન્સીસ છે ને કે વ્હાઈટ કલર નું એને જોઈએ છે એને ના બી મળે. ચાન્સીસ છે કે એને જે વ્હાઈટ કલર નું જોઈએ છે એ ના પણ મળે તો શું? તો શું એને એસર્ટેન ગુડ્સ કહેવાય? સર હોન્ડા એક્ટિવા 6G છે એ જ એસર્ટેન ગુડ્સ થઈ જશે. See, now I am coming to the answer. You are very close to the answer. वैसे स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन गुड्स के अंदर कोई भी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन माइनर डिफरेंस बेटा कब होता है? जब आपका एक ही टाइप के गुड्स की बहुत सारी क्वांटिटी होती है. सुनो ध्यान से, मुझे पता है मुझे क्या लेना है, एक्टिवा लेना है, 6G लेना है, व्हाइट कलर का लेना है मॉडल. अब जरूरी नहीं है कि वो एक ही पीस होगा वहां पे, समझ रहे हो आप? शोरूम में एक से ज्यादा भी तो व्हाइट कलर का एक्टिवा 6G हो सकता है ना. तो मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग मॉडल्स को जाके चेक करूंगा कि भाई कहीं स्क्रैच तो नहीं है, कहीं कोई घोबा तो नहीं पड़ गया है, एकदम बेसिक लैंग्वेज मैंने यूज करी है, कहीं कोई ब्रेकेज तो नहीं है, किक विक बराबर लग रही है, मानव जाग रहे हो ना मानव? तो अब हम क्या करेंगे, वो 5-6 जो एक्टिवा है ना व्हाइट कलर की, वो हमें खरीदनी ही है, नक्की हो चुका है स्पेसिफिक गुड्स, लेकिन अब हम उसमें से उंगली रखेंगे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, मुझे ये वाली एक्टिवा जो थर्ड रखी है ना आपने, 6 में से थर्ड रखी है ना वो वाली. तो वो पर्टिकुलर जो फिंगर पॉइंट हम करते हैं कि मुझे यही चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? असर्टेन गुड्स. तो वैसे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम एकदम असर्टेन कर देते कि मुझे यही चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? एसर्टेन गुड्स. अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं और बाकी के 3 टाइप के गुड्स समझने की कोशिश करते हैं. क्या लिखा है देखो, व्हाट इफ द मॉडल वाज टू बी मैन्युफैक्चर्ड एज पर द कस्टमाइजेशन ऑफ बायर. आई थिंक रोल्स रॉयस ऐसा कुछ ब्रांड है जो कस्टमाइज्ड कार बनाती है. ये कंपनी हम जैसा चाहते हैं वैसी कार हमको बना के देंगे, लेकिन अब जब हम शोरूम में जाएंगे वहां पे कोई भी कार मौजूद नहीं होगी, वहां पे कोई एग्जिस्टिंग नहीं होगी, लेकिन वो हमारे हिसाब से, हमारे कस्टमाइजेशन के हिसाब से बेटा वो हमको बना के देते हैं. तो अब आप यहाँ पे ऐसा अंदाजा लगाओ कि वो जो अजय जो बायर है वो जा रहा है कुछ खरीदने के लिए रवि बाइक्स में, लेकिन वहां पर वो चीज मौजूद नहीं है. वो अपना कस्टमाइजेशन बताता है कि मुझे ऐसी एक व्हीकल आप बना के दो. तो अब आप बाकी के 3 में बताओ कि वैसी गुड्स, वैसी व्हीकल कौन सी होगी? फ्यूचर, कंटिंजेंट के अनअसर्टेन? अनअसर्टेन. फ्यूचर. फ्यूचर. कंटिंजेंट और अनअसर्टेन. ऐसे अनअसर्टेन. ऐसे गुड्स वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद वो बनेगा और हमको वो सेल करेगा. तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स. आंसर इज इट इज फ्यूचर गुड्स. क्या बोलेंगे इसको? फ्यूचर गुड्स. इसीलिए नहीं क्योंकि वो लिस्ट में आ रहा है, केस स्टडी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो वो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है उसके अंदर. लॉजिक क्या है? एग्जिस्टिंग नहीं है और फ्यूचर में बनेगा, एग्जिस्टिंग नहीं है और फ्यूचर में बनेगा. अब इन तीनों में डिफरेंस समझो. देखो ये जो 3 है ना, ये और इस अकेले में डिफरेंस समझो क्या है. जब यहां एक्टिवा 6G व्हाइट कलर का मॉडल परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब वहां पे बिल बन जाएगा, इनवॉइस बन जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन सब हो जाएंगे, नाम चढ़ जाएगा, डाउन पेमेंट आप भर दोगे, उसे हम बोलेंगे सेल. क्या बोलेंगे उसे हम? बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो, क्या बोलेंगे? सेल. सेल. हाँ. लेकिन बेटा यहां फ्यूचर गुड्स में सेल हो ही नहीं सकता. उसका रीजन मालूम है क्या? उसका रीजन मालूम है क्या? क्योंकि बेटा वहां पे वो चीज मौजूद नहीं है, नहीं है. वो कुछ समय के बाद होने वाली है. तो यहाँ पे क्या हम इसको सेल्स बोल सकते हैं? नहीं. तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्ट. एक्ट नहीं, एक्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अग्रीमेंट टू सेल. क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट टू सेल. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अग्रीमेंट टू सेल, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गुड्स at the time of sale it is not available, but in future it will be sold at a particular time as per the requirement. That particular type of sale is not a sale, it is an agreement to sell. સર અગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ અને કોન્ટ્રાક્ટમાં પછી ડિફરન્સ શું આવે? Contract is a completed contract, agreement to sell is yet incomplete.
अग्रीमेंट के अंदर हमने सिर्फ वादा किया है कि फ्यूचर में जब वो गुड्स बनेगा तब वो गुड्स आपको मिलेगा. સર પણ કોન્ટ્રાક્ટમાં બી એક્ઝિક્યુટરી કોન્ટ્રાક્ટને એવું આવે છે તો એમાં ફોલ ના થઈ શકે. એમાં જ ફોલ થાય. એક પાર્ટીને જ્યારે હજુ પરફોર્મ કરવાનું બાકી છે ત્યારે આપણે અગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કરીએ, એક્ઝિક્યુટરી કોન્ટ્રાક્ટ. યુ આર કરેક્ટ. ઓકે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈ ડિફરન્સ નથી એમાં. ઓકે સર. બરાબર છે. ઓકે, હા. ચલો આગળ વધીએ. આગળ વધીએ કે ના વધીએ? હા કે ના? જે લોકોના વિડિયોઝ ઓફ છે પ્લીઝ આઈ રિક્વેસ્ટ હા. ઓન કરી દો પ્લીઝ. હું નહીં જોઉં તમને પણ વિડિયો ઓન કરી દો. હા, ચલો. What if the vehicle was to be imported by ship? Imported by ship. शिप से इंपोर्ट करना है वो व्हीकल को. वो अभी बाहर है, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी, जापान, इधर नहीं है. वो भी आएगा, शिप से आएगा. और रेनी सीजन चल रहा है. કન્ટિન્જન્ટ. क्या जरूरी Certain है goods. कि हर एक शिप आई जाती है? क्या जरूरी है कि जब हम दरिया से इंपोर्ट करते हैं वो शिप यहाँ पे आ ही जाएगी? चांसेस Certain हैं goods. शिप जाने के. Uncertain goods. નો સર. Uncertain. मैंने पूछा क्या चांसेस है कि शिप डूब जाए? Yes. કન્ટિન્જન્ટ हाँ है. Yes. बराबर है. है. 100% गारंटी तो नहीं है ना कि शिप आएगी. નો. No. वेरी गुड. टाइटैनिक मूवी देखा है, समझ में आ गया होगा. बहुत सारी मूवीज देखी है, बहुत सारे सीन्स देखे, हमको समझ में आ जाता है शिप डूब सकती है, स्टॉर्म आ सकता है, बिजली गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. तो हम इस गुड्स को कंटिंजेंट गुड्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट गुड्स. वैसे तो Contingent. ये फ्यूचर गुड्स ही है. समझे मेरी बात को? Yes. वैसे तो ये फ्यूचर गुड्स ही है, लेकिन फ्यूचर के अंदर और डिटेल में चले जाओ आप. फ्यूचर के अंदर और डिटेल में चले जाओ, ये फ्यूचर भी है और कंटिंजेंट भी है. बराबर છે? ખબર પડે છે? હા કે ના? હા. ખાલી એક જ ને ખબર પડે છે? Yes, sir. हाँ yes sir. અનમ્યુટ કરીને બોલો, Yes, કારણ કે આ sir. presentation છે, મને તમારો ઇન્ટરેક્શન જોઈ છે બેટા. आई वांट योर इंटरेक्शन, तो ही मजा आएगा. अकेले अकेले बोलूंगा कुछ मतलब नहीं है. What if the फ्यूचर vehicle ने was to be कंटिंजेंट में पाछे का डिफरेंस कोने? future goods we will receive in future. It is not there right now. Similarly, contingent goods is also future goods. We will not receive right now. लेकिन मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया है कि वो मैन्युफैक्चर होगा, तो मैन्युफैक्चर होना इज नॉट कंटिंजेंट. वो हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये नहीं होगा, ये कंटिंजेंट है. लेकिन जब हम नीचे वाला एग्जांपल पढ़ते हैं इंपोर्टेड बाय शिप, तो हमको ऐसा रियलाइजेशन होता है कि नहीं, शायद शिप डूब भी सकती है. तो कंटिंजेंसी, चांसेस कौन सा एग्जांपल में आया? यहां पे आया. तो इसको फ्यूचर प्लस कंटिंजेंट बोलेंगे, इसको खाली फ्यूचर बोलेंगे इसको. वेरी सिंपल, बहुत इजी है. ठीक है, आगे बढ़ता हूं. चलो नेक्स्ट. व्हाट इफ वी रिवर्स द सिचुएशन? What if we reverse the situation and assume that Ajay has just entered the showroom? अजय अभी शोरूम में एंटर हुआ है और उसने सिर्फ देखा है कि यार भाई यहाँ पे इतनी सारी बाइक्स और यहाँ पे इतने सारे मोपेड्स अवेलेबल हैं. तो आप क्या बोलोगे इसको? इसको क्या बोलोगे? क्या अभी तक उसने कुछ डिसाइड किया है? नहीं. क्या उसके दिमाग में अभी कुछ भी चला है कि मुझे क्या परचेज करना है? No. तो वो सारे गुड्स जो पड़े हैं ना, वो एग्जिस्टिंग तो है, लेकिन उसके साथ तो क्या है? अनअसर्टेन्ड है. अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है क्या बिकेगा. बेटा समझ में आ रहा है कि हवा में जा रहा है? आ रहा है सर. આ રહ્યા. आ रहा है सर. जब तक बायर डिसाइड नहीं कर लेता कि मुझे यही चाहिए, वो सारे गुड्स अनअसर्टेन गुड्स. एक बार बायर तय कर लेता है मुझे यही टाइप का मॉडल चाहिए, वो स्पेसिफिक गुड्स, और उसमें भी यही चाहिए, तो वो असर्टेन गुड्स. जो चीज वहां पे मौजूद है वो एग्जिस्टिंग गुड्स. जो चीज फ्यूचर में मिलने वाली है वो फ्यूचर गुड्स. अगर मिलने में ना मिलने में चांसेस है तो गुड्स. और अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मैं कौन खरीदूंगा, वो सारे गुड्स अनअसर्टेन गुड्स. बोलो हाँ के ना? Yes, sir. Yes sir. बराबर है? Yes. पक्का समझ में आया? Yes, चलो sir. अपना पैम्पलेट ओपन करो. पैम्पलेट बेटा ओपन कर लो. लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पेज नंबर 31 पे. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका.
पेज नंबर 31 बेटा, डेफिनेशन ऑफ गुड्स, उसमें मैंने आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स समझाया। अब हमको सिर्फ ये चेक करना है कि गुड्स की डेफिनेशन के हिसाब से बेटा बाइक्स गुड्स है कि नहीं, वो बाकी है अभी, तभी हम इसको बोलेंगे इस होगा में आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। बराबर है। बाकी गुड्स तो हमने टाइप पढ़ ली है गुड्स के, लेकिन अभी ये तय करना बाकी है कि ये सेल तो है, चलो सेल ऑफ गुड्स है कि नहीं, वो बस हमें चेक करना है। तो रुतवी फ्रॉम प्रताप नगर, आप प्लीज डेफिनेशन ऑफ गुड्स पढ़िए और मानव आप मुझे बताना कि क्या ये बाइक्स गुड्स के अंदर फॉल होता है कि नहीं, बस हमें ये चेक करना है। यस रुतवी, यू कैन स्टार्ट। According to section 27, goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stocks and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming the part of the land which are agreed to be served for sale or under the contract ઓ of sale. માં કેટલી અઘરી ડેફિનેશન છે, આદત નહીં થાય આવું ના કરો। જીએસટી ભણ્યા છો ને એસવાય માં, સેમ ડેફિનેશન ભણી છે તમે ત્યાં, સેમ। यस सर। બહુ સિમ્પલ છે। વન મોર ટાઈમ ઋત્વી। Goods means every kind of movable property other than actionable claims and monies, and includes stocks and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming the part of the land which are agreed to be served before the sale or under the contract of sale. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? नहीं गेहूं होंगे। चावल इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। ના સર થશે वो include गुड्स થશે। नहीं है क्या? अरे गुड्स है, क्योंकि लिखा है स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू द फॉर्मिंग लैंड। ओके, अब मुझे बताओ वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिस जमीन पे पैदा होते हैं, क्या वो जमीन गुड्स है कि नहीं? Yes. नो। यस ना। यस, आंसर इज नो, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी सोगा के Yes. अंदर फॉल नहीं होती है बेटा। शोरूम की बाइक गुड्स है, लेकिन शोरूम गुड्स नहीं है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं चाहता Yes, हूं कि sir. और ज्यादा लोग हाँ या ना बोले, सिर्फ 2-3 लोग नहीं। बराबर के नहीं? इमूवेबल गुड्स इंक्लूड नहीं नहीं होंगे। होता। नहीं होंगे। एक्शनेबल नहीं क्लेम्स होंगे। और पैसा, एक्शनेबल क्लेम्स और पैसा। एक्शनेबल क्लेम्स मालूम है क्या होता है? अगर मेरे को किसी के पास 5,000 रुपए लेने बाकी है ना, वो मेरा डेटर हुआ, मेरी असेट हुई, मैं मानव को वो राइट ट्रांसफर कर रहा हूँ कि जा मेरे को जो 5,000 लेने थे अब वो तू ले लेना, मेरी राइट तुझे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये एक्शनेबल क्लेम हो रहा है ट्रांसफर, इसको गुड्स नहीं बोलेंगे, इसको गुड्स नहीं बोलेंगे। आपको खबर पड़ से? So what will be your homework? You have to just read once question number 6 और ये Zoom सेशन को वापस से एक बार YouTube पे चढ़ने के बाद देख लेना है और क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन से पहले इसको 1.5 की स्पीड पे सुन लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, सो जिस तरीके से आप एक्सटर्नल्स में पढ़ते थे उस तरीके से नहीं पढ़ना है। छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग कर लो, इंपॉर्टेंट रहेगा और इजी भी रहेगा। Now shall I move to the next question, guys? Yes. Yes. चलो एक मिनट दूसरे क्वेश्चन से जाने से पहले पेज नंबर 32 पे मीरा पटेल फ्रॉम ओपी रोड, बेटा आप एक एग्जांपल दिया है पेज नंबर 32 पे, एक बार पढ़ लीजिए एग्जांपल। રેલવે વાળું સર। ना रेलवे वालों नहीं बेटा, ऊपर थी जो अनअसर्टेन नीचे आप यूज एग्जांपल। A who wants to buy a television set goes to showroom where 4 sets of Janta model of Oscar television are displayed. तो He जितने भी sees- वहां पे, एक मिनट मीरा, जितने भी वहां पे सेट्स जो टीवी के वहां पे मौजूद है, क्या मैं उसे एग्जिस्टिंग गुड्स बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, sir. आगे। He sees the performance of a particular set which he agrees to buy. The set so agreed to be bought is a specific set. उसने ये तय कर लिया कि मैं यही मॉडल खरीदूंगा, वो तो पक्का है, लेकिन अभी क्या ये मालूम हुआ है कि वो कौन सा उंगली किस पे रखेगा, कौन से गुड्स पे रखेगा, वो मालूम नहीं है। आगे पढ़ो। B. If after having bought one set, he marks a particular set, the set so marked becomes ascertained. માર્ક કરી લેતે ને કે ભાઈ આ મીરાબેન નું છે, આ ટીવી કોઈને આપવાનું નહીં, મીરાબેન વાદો કરીને ગયા છે,
સહી કરી દેશે, તમારી સહી કરી દેશે કે કઈ લખી દેશે, ત્યાં માર્ક કરી લેશે, ક્રોસ કરી લેશે, શું કહેવાય એને? અસર્ટેન. આગળ. C. Till then is done, all sets are uncertain. Till this is done. કેમેરા નથી ચાલુ. Till this is done, everything is uncertain. अभी कुछ तय नहीं हुआ है. બરાબર છે? બહુ સિમ્પલ છે, વાંચી લેજો એકવાર. હવે ડાઉટ પૂછી લો, ક્વેશ્ચનમાં કોઈને કોઈ ડાઉટ હોય તો. સર તમે પેલું લેન્ડ નું કીધું ને કે લેન્ડ મૂવેબલ નથી, પણ આપણે એના જે ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એ એઝ અ મૂવેબલ યુઝ ના થઈ શકે? नो नो नो, डॉक्यूमेंट्स तो एक प्रूफ होता है, वो कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो तो ओनरशिप का टाइटल है તો बेटा. સર એક રીતે જોવા જઈએ તો લેન્ડ છે એ મૂવેબલ નથી, તો હાઉસ હશે એ બી મૂવેબલ નહીં જ થાય ના ને? જ હોય ને, ના જ હોય. ઓકે. ઘર, બિલ્ડિંગ, શોરૂમ, ફેક્ટરી, જે વસ્તુ મૂવેબલ નથી, એક એનો તમે કોન્ટ્રાક્ટ કરો એ સોગામાં ના આવે. એની માટે બીજો ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ તો છે જ, બીજા બધા એક્ટ લાગુ પડે, પણ સોગા લાગુ ના પડે એમાં. ઓકે સર. બરાબર છે? ચલો, shall I move further now? Yes, sir. Say yes or no. યસ. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे. ये तो हो गया है ना? ठीक है. Now we will come across the second question, that is essential elements of SOGA, जिसको समझने के लिए हमको एक केस स्टडी समझना पड़ेगा, फिर पता चलेगा ये है क्या. एसेंशियल एलिमेंट्स हर किसी के होते हैं. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोगा आया. एक केस स्टडी पढ़ता हूँ. ये केस स्टडी शायद मैंने वीडियो लेक्चर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे समझा दिया होगा. अगर आप लोगों को नहीं याद है, वापस से एक बार मैंने यहाँ पे रखा है सेम केस स्टडी. अब खाली जो बोलेगा वो कौन बोलेगा वो बता दूं. ईशान फ्रॉम सुभानपुरा, अभी आपकी बारी, आपको मुझे बताना है. ठीक है बेटा? ईशान, यस और नो? आवाज नहीं आ रहा ईशान? हे फ्रॉम सुभानपुरा, ये ईशान झूठ बोल रहा है, उसको जानबूझ के आवाज नहीं निकाल रहा है, मुझे मालूम है. तो हेलो. हाँ ओके, अब आ रहा है बेटा, अब आ रहा है. सॉरी, ईयरफोन्स काढ़ा पड़े सर. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोगा के लिए एक केस स्टडी जल्दी से. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल कंपनी 1965, लेटेस्टली बोल सकते हैं इसको, बहुत साल नहीं हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, नाम भी याद रखना पड़ेगा. क्या हुआ इसके अंदर? पार्टनरशिप फर्म गॉट डिसॉल्व, मतलब कि 3 पार्टनर्स थे, झगड़ा हो गया तीनों के अंदर, और ये जो पार्टनरशिप फर्म थी वो डिसॉल्व हो गई. देखो क्या लिखा है, डिसॉल्व. अब जब डिसॉल्व होता है ना पार्टनरशिप फर्म, तो जितने भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, हमारी जो लायबिलिटीज होती है, उसको पे ऑफ कर देना पड़ता है. डिसॉल्यूशन में हमको उसको पैसे दे देने पड़ते हैं. जो बचा वो हमारा, अगर नहीं बचा तो घर से भी लाना पड़ेगा. एंड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टॉक एंड अदर असेट्स अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स. अब इसमें क्या हुआ, डिसॉल्यूशन हो गया, सारे क्रेडिटर को बेटा पैसा दे दिया, जो भी मांगने आया था ना, हमको 10,000 बाकी है, हमको 20,000 बाकी है, हमको 5 लाख बाकी है, दे दिया, गले में से दे दिया, बेच के दे दिया. अब कुछ मांगने वाले 2-3 दिन रुके कि यार अब तो कोई नहीं आएगा ना मांगने के लिए. 2-3 दिन लिए, कोई आया नहीं, समझ गए कि भाई सारे मांगने वाले को हमने दे दिया है, अब जो भी है वो हमारा है. पार्टनर्स ने अंदर ये नक्की किया. अब पार्टनर्स ने क्या किया, वो जो स्टॉक बचा था, वो जो अदर असेट्स थी, वी आर अज्यूमिंग कि वो सारे मूवेबल हैं, ओके, उन्होंने आपस में बांट लिया. पार्टनरशिप फर्म की जो असेट्स बाकी रही थी, उन्होंने अपने अंदर वो बांट लिया. आगे डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स, पता नहीं डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स ऐसा उसको कहां से पता चल जाता है, वो आ ही जाती है हर बार हर केस में. डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स issued a notice that it is a sale of SOGA. It is a sale under SOGA. तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आती है, या वेट डिपार्टमेंट या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट आते हैं वहां पे पार्टनर्स के पास और बोलते हैं कि भाई तुमने ये ट्रांजैक्शन किया है. बोला हाँ किया है. क्या तुमने पार्टनरशिप फर्म से कुछ असेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? तो बोले हाँ किए हैं. तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? पार्टनर्स वर सरप्राइज्ड कि कैसे टैक्स लगेगा. तो डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स वाले लॉ पढ़ के आए, डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स वाले लॉ पढ़ के आए और उन्होंने बोला कि ये जो पार्टनरशिप फर्म में से आपने ये असेट्स ट्रांसफर करी है वो सोगा इसीलिए क्योंकि ये सेल है, आपने बेचा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने बेचा है. ऑफ का तो बेटा कोई मतलब नहीं है. गुड्स ऑब्वियसली ये गुड्स है, और कायदा तो कायदा है,
तो टैक्स वाले लॉ पढ़ के आ गए, जैसा अब्बास सर टैक्स भी पढ़ाते हैं, लॉ भी पढ़ाते हैं, वैसा वो भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्लेम कर रहे हैं ये सोगा के अंदर सेल है। अब आपके चेहरे जल्दी से अब मुंह खोलो आप और मुझे बताओ कि क्या ये सोगा के अंदर आएगा कि बेटा नहीं आएगा सोगा के अंदर? सर आ सकता है। सर प्रॉपर कंसिडरेशन आएगा। क्योंकि सर पार्टनर एक अलग पार्टी और बिजनेस की जो फर्म है वो अलग पार्टी है। पार्टनर एक अलग पार्टी है और बिजनेस पार्टनरशिप फर्म इज अ डिफरेंट एंटिटी। आर यू श्योर मानव? सर प्रॉपर सर नहीं થાય कंसिडरेशन वैलिड एक मिनट, एक कॉन्ट्रैक्ट કરીને जवाब આપો। હમણાં જે લાસ્ટ ઋત્વી आई थिंक आपने बताया था कुछ, आप बोलिए क्या आपका क्लेम क्या है? सर प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना प्रॉपर कंसिडरेशन प्रॉपर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन यहाँ पे मिसिंग है, कंसीडरेशन यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है चलो कोई और क्लेम? સર એટલે વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ Sir, પણ નહીં થાય ને સર સેલર yes, એન્ડ બાયર yes, એક yes. જ માણસ ના હોય। नहीं સંભળાયું, એક વાર ફરીથી બોલો। સેલર એન્ડ બાયર એક જ માણસ અહીંયા તો થાય છે ને સર। સેલર એન્ડ બાયર એક જ માણસ કેવી રીતે? એ લોકો हित हिंदी में बात करे करते से- हैं क्योंकि कोई है यहाँ पर जिसको गुजराती समझ में नहीं आता बेटा। સર એ લોકો સેલ કરે છે, हिंदी हिंदी પછી बेटा, છેલ્લે- हिंदी हिंदी में बोलिए हित। એ લોકો વેચવા જાય છે। अरे हिंदी में बोलिए, क्या कर रहे हो हित? चाले सर वो लोग बेचने वाले और लेने मतलब क्या बात है, एक को हिंदी नहीं आती एक को गुजराती नहीं आती, बहुत बढ़िया Sir, actually- जोरदार। चलो कोई नहीं, मैं ही बोल देता हूँ। सर ओनर है पार्टनर्स। पार्टनर्स आर दी ओनर्स, एक्चुअली इट इज यस। सी कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी अलग है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी। पार्टनरशिप फर्म ने तो उल्टा हमने ऐसा पढ़ा था कि ये जो पार्टनर है ना और उसका जो ये पार्टनरशिप फर्म है ना, वो दोनों एक ही हैं। और यहां तो सेल्फ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब एक इंसान अपने आप को कुछ बेच रहा है, ऐसा हो गया यहाँ पे। यस और नो? पार्टनर्स आर द को ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मालिकी છે, they are owning that business, you know, understanding? ખબર પડે છે શું કહું છું? કોઈ અલગ sir. નથી પાર્ટનરशिप फर्म पार्टनर्स थी, they are one and the same। अगर पार्टनर शरीर है तो उसकी आत्मा पार्टनरशिप फर्म है, एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए ये सोगा के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसका रीजन ये है बेटा, सोगा के आने के लिए, सोगा के अंदर आने के लिए इतने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, और उसमें से नंबर 1 कौन सा है? टू पार्टीज। 2 पार्टीज। और हमने अभी अभी जो केस पढ़ा उसमें कितने पार्टीज थे? वन। 1 पार्टी। सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है? गुड्स रिक्वायरमेंट है, जो कि हमने पढ़ लिया है। थर्ड इज ऋत्वी ने जो बताया वो प्राइस कंसिडरेशन, वो होना चाहिए। एंड फोर्थ इज ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप। ऋत्वी कोई चीज अगर मैं आपको यूज करने के लिए देता हूं वो सोगा के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं, मैं आपको बेच नहीं रहा हूं। ईशान अगर मैं आपको मेरी व्हीकल राइडिंग के लिए देता हूं तो वो बेलमेंट के अंदर फॉल हो जाएगा, वो सोगा के अंदर फॉल नहीं होगा ईशान। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप? ट्रांसफर का मतलब सेल, और वो भी ओनरशिप। सब जाग रहे हो कि सो गए सब? सर तो लैंड આપણે સેલ કરીશું તો लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। પણ ગુડ્સ નહીં, પણ આપણે શેર ઓનરશિપ તો સેલ થાય છે ને। सी लैंड आपने ट्रांसफर, આ ચાર એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ ફૂલફિલ કરવું પડશે। હા તો બરાબર। આવું નથી કે આમાંથી કોઈ ગમે ઉઠાઈ લો, એવું નથી। આ કોઈ મિંત્રાનો સેલ નથી કે જે ગમ્યું એ ઉઠાઈ લીધું આપણે। ખબર પડી બેટા માનવ? ઓકે સર। કે શિવમ कौन છે? માનવ मानव। 2 पार्टीज भी चाहिए, गुड्स भी चाहिए, प्राइस तो होना ही चाहिए, और उसका सेल होना भी बहुत जरूरी है। आप उसको टेम्पररी यूज करने के लिए देते हो तो 4th पॉइंट वायोलेट कर रहे हो। क्लियर है? कंसिडरेशन भी होना जरूरी है। और एक और केस स्टडी जिससे और क्लियर हो जाएगा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो और क्लियर हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिए। चलो एग्जांपल और क्लियर करते हैं। हर्ष एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हैरी
to sell 100 kg of rice in exchange of 100 kg of wheat. Is this a contract? क्या ये सोगा के अंदर फॉल होगा बेटा? जाग जाओ बेटा, जाग जाओ जल्दी, आधा घंटा और। Yes. क्या ये सोगा के अंदर फॉल होगा? अगर हम देखें एक एक करके, But not the barter system famous. एक मिनट बेटा, हर्ष और हैरी कितने इंसान हैं? 2 parties. 2%। तो देखो यहाँ पे 2% हो रहा है। अगर हम देखें तो राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये गुड्स है, गुड्स है कि नहीं है? हाँ के ना? सब बोलेंगे, सब बोलेंगे Yes. ठीक है। अब यहाँ पे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मान के चलते हैं कि ये सेल्स हैं, लेकिन अब हमको देखना है कि ये प्राइस है कि नहीं। यस और नो? Yes. Yeah. છે સર અને સામે મળે છે ને 100 શું મળે kg છે of સામને? Consideration. कंसिडरेशन मिल रहा है। देखो यहाँ कंसिडरेशन नहीं लिखा है, यहाँ प्राइस लिखा है, Price. और प्राइस इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ Money. मनी। तो ये जो है वीट के सामने राइस, राइस के सामने वीट, ये सोगा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मनी नहीं है। Money कोई barter system. ओके, सो बार्टर सिस्टम सोगा के अंदर नहीं आएगा। सौम्य, समझ में आ रहा है? बार्टर सिस्टम सोगा के अंदर नहीं आएगा। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आ जाइए। व्हाट इफ कंसिडरेशन वाज 50 kg व्हीट एंड बैलेंस कैश? और कंफ्यूज कर दिया मैंने आप लोगों को, आधा बार्टर और आधा पैसा। तो क्या करें, आधा सेल माने? बोलिए, 2 बिल बनाने पड़ेंगे, अलग अलग इनवॉइस बनेंगे? Still not possible, sir. स्टिल नॉट पॉसिबल। સર જેટલું કેશ માં આપ્યું એટલું કન્સિડર થશે સોગામાં expecting કન્સિડર the થશે same answer. બાકીનું નહીં થાય मैं आज आंसर તમારા લોકોથી એક્સપેક્ટ કરતો હતો અને વેરી ગુડ, आंसर इज रॉन्ग, आंसर इज रॉन्ग। सोगा में यही चीज थोड़ी अलग सी है, अटपटी सी है, जिसमें ऐसा लिखा है कि अगर होल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज इज विद गुड्स देन इट इज बार्टर। लेकिन अगर उसका पार्ट भी, थोड़ा पैसा भी अगर आपको मनी में मिल रहा है, थोड़ा पैसा भी, तो हम पूरे ट्रांजैक्शन को सोगा के अंदर लेके आएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. देखो फुल Yes, बार्टर, sir. फुल बार्टर का मतलब क्या हुआ? गुड्स के सामने गुड्स, नो सोगा। पार्ट बार्टर आएगा कि नहीं आएगा? यस सोगा। बराबर छे? हाँ के ना? Yes, sir. Yes, और पढ़े छे कि नहीं? Yes. 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 चलो मानव, पेज नंबर 23 पे आ जाओ। पेज नंबर 23 पे आ गए मानव? Yes, sir. प्राइस पढ़ लो एक बार। The price is the consideration for the act of sale. For the contract of sale, the price must be money. If the good are exchanged for goods, it is not a sale, but it is a barter. For example, A agrees to exchange with B 100 quintal wheat at 300 per quintal for 10 bullocks and pay different in cash. Held the contract was a contract of sales. However, the price is बस not बस given. बस बस, लॉकडाउन का असर मुझे पता चल रहा है कि जब आप पढ़ाई से इतना दूर हो जाते हो तो पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है। मानव, ये क्लियरली आज प्रैक्टिकली मैंने देख भी लिया। स्टूडेंट की आत्मा मर गई है अंदर, हम स्टूडेंट मर चुका है, हमारे अंदर जो था वो मैं जानता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लास्ट लाइन जो आपने पढ़ी है ना कि टू पे द डिफरेंस इन कैश, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे, ऐसा लिखा है। देखो, इट वाज कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो अगर पार्ट में होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम सोगा बोलेंगे। और लास्ट देख लो, व्हाट इफ हर्ष वाज माइनर? एनीवन इन द क्लास जो नहीं था जिसकी आंखें खुली हैं और उनको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, वो मुझे आंसर दे सकता है बेटा। यस बोलिए। સોગામાં ફોલ નહીં થાય. સોગામાં ફોલ નહીં થાય કારણ કે આ માઇનર છે, because Minor છે. all the other elements
कहाँ पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। वो तो Contract होना ही चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बराबर છે દિશા from સુભાનપુરા? Yes, sir. चलो આગળ વધીએ હવે। नेक्स्ट विच क्वेश्चन? अच्छा, ये मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन करवाया वो भी मार्क कर लो। पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली डन विथ केस स्टडीज। और ऐसे केस स्टडीज जो बुक में नहीं दी है वो मैंने बनाए एक्स्ट्रा। अंदर का केस स्टडी नहीं एक्सप्लेन किया है, मैंने मेहनत करी है सुबह सुबह उठ के। बराबर છે। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 25। ओपन करके रखो, पहले समझ लेते क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे केस स्टडीज है बेटा, सब कुछ समझ में आ जाएगा ध्यान से। बराबर? फ्रेश हो गए, एक्टिव हो गए? चालू करूं नया क्वेश्चन? ठीक है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर मतलब रोता हुआ सेलर, जिसको उसका पैसा नहीं मिला है, अनपेड सेलर। ओके, अब इसमें से क्या सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में ये जो भाई है मिस्टर ए, उसका अपने आप को अनपेड सेलर कहना जायज है? कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सिचुएशंस ए बी एंड सी है, उसमें से कौन सी सिचुएशन में बताया जाएगा कि यहाँ पे ये अनपेड सेलर है, बस वो फाइंड करना है। दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, फिर एक्ट पढ़ेंगे। ए सोल्ड अ फोन ऑफ 50,000 टू बी। ए ने 50,000 का फोन बेच दिया मिस्टर बी को। इन विच सिचुएशन ए इज अनपेड सेलर? नंबर 1, 15,000 paid and 35,000 pending. Number 2, full 50,000 pending, 50,000 pending, and C is 48,000 paid and 2,000 pending. You can unmute yourself and directly start answering. कौन सी situation में unpaid seller माना जाएगा? And you have to give the reasons as well. Sir. नहीं मीरा, आप ये सब सी में पढ़े हो, आप मत आंसर दो। सीए वाले स्टूडेंट्स नहीं आंसर देंगे, दूसरे। Sir, खुशहाली छो। हाँ खुशहाली, ओके हाँ। સર બી ઓપ્શન બી છે જે ફૂલ 50,000 પેન્ડિંગ, એ તો ગણાશે જ અનપેડ સેલરમાં, કેમ કે એને નથી મળ્યા। હા, એટલે તમને 5 માં આન્સર આપવા છે તો આપણે એવી રીતે કરીએ, વાંધો નહીં। 50,000 જો પેન્ડિંગ છે, તમે કીધું બી છે, એ તો છે જ અનપેડ સેલર। એન્ડ વેરી ગુડ, યુ આર રાइट, ये अनपेड सेलर है। चलो आगे। अनपेड सेलर without referring the act, without referring the law, without referring what is given in the સર act. એ અને સી પણ એવું જ ગણાશે કે થોડી અમાઉન્ટ તો પેન્ડિંગ જ છે ને લોકોની પણ। થોડી અમાઉન્ટ પેન્ડિંગ છે તો પણ અનપેડ સેલર કહેવાય। ઓકે, હવે એક જાદુ બતાવું, પેજ નંબર 25 પર આવી જાઓ। જો કેવું તમારું માઇન્ડ ચેન્જ થશે જે હું કહીશ ત્યારે। યુ વિલ બી હેક્ડ બાય મી। મેં એવું કહી શકાય કે પેલું શું કહેવાય, હિપ્નોટાઇઝ કરી લીધું છે એવું। હું જે કહીશ તે તમે આન્સર આપશો। પેજ નંબર 25 પર આવી જાઓ। पेज नंबर 25 पर explain the rights of unpaid seller માં according to section 45(1) a seller is deemed to be an unpaid seller when, એક તો આ લોકો છે ને સીધા પોઈન્ટ પર આવતા નથી, ઉપર ફરાવ કરે છે। સીધું પોઈન્ટ નંબર 1 પર જ આવી જઈએ આપણે। પોઈન્ટ નંબર 1, the whole of the price has not been paid or tendered by the buyer। इसका मतलब क्या हुआ? પૂરી અમાઉન્ટ પે ના કરી હોય અને હાફ કરી હોય તો એ અનપેડ સેલરમાં જ આવે। One more time, the whole of the price has not been paid or tendered by the buyer। इसका मतलब क्या हुआ? એટલે સેલર ને આખી પ્રાઇસ નથી મળી કે બાયરે આખી પ્રાઇસ નથી આપી, તો શું અનપેડ સેલર કહેવાય કે ના હા। કહેવાય? કહેવાય। કહેવાય। તો આ એ ને સી માં શું આવે? પેડ સેલર અનપેડ સેલર જ આવે સર। અનપેડ સેલર જ આવે, કારણ કે જ્યાર સુધી હોલ બેવમાં અમાઉન્ટ પેન્ડિંગ છે। 50,000 પેલા સેલર ને ના મળે ત્યાં સુધી એ બિચારો શું કહેવાય? અનપેડ સેલર અનપેડ કહેવાય। સેલર। तो आ सिचुएशन ए में पण, सिचुएशन बी में पण और सिचुएशन सी में भी। सौम्य आपके लिए मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी। ए बी एंड सी तीनों सिचुएशन के अंदर हम इसको क्या मानेंगे?
unpaid seller because whole of the amount is not received. बराबर છે? खबर पड़ी आके ना अनम्यूट करने को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन, चलो आगे 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 बढ़िए. What are the rights of unpaid seller? अभी देखो पैसा नहीं मिल रहा है, बराबर है, सेलर को अपना पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके पास कुछ अधिकार तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी जी जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. નીચે પબ્લિક ગાડી થઈ જાય, હોના चाहिए, બરાબર એવી રીતે હોવું જોઈએ. જ્યારે પૈસા જ નથી મળતા અનપેડ સેલર ને, એનો હક નથી મળતો, એને જે વસ્તુ એને વેચી છે એના પૈસા ના મળે, अगर जो कानून, अगर कोई लॉ उसको राइट्स नहीं देता है तो आज कोई बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा. तो सोगा के अंदर कुछ उसके राइट्स दिए गए हैं. नंबर 1 राइट मानव कौन सा लिखा है? जल्दी मुझे बताओ, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? राइट नंबर 1 ऑन द स्क्रीन. Lean. राइट टू लीन. इट इज राइट टू लियन. काफी लोग इसको लाइन भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? लियन है. क्या है लियन? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लियन? अगर बेलमेंट वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो पता चला होगा व्हाट इज लियन. यू कैन अनम्यूट एंड आंसर व्हाट इज लियन. अरे भाई बोलो ना, लियन का मतलब क्या होता है? ના મળે ત્યાં સુધી પોઝેશન નહીં આપે. કબજો કરો સર, કબજો એટલે કરવો. એનું જે ગુડ્સ કે જે આપ્યો એ પાછા લઈ શકે છે. પાછા લઈ શકે છે, જો પાછા લઈ શકે છે ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ. આપી દીધા એ પછી આપી તમે નહીં. પાછા ના લઈ શકો, ધેટ ઇઝ રોંગ. लियन નો मतलब તમારી પાસે છે ને તમે આપ્યા નથી. लियन का मतलब आपके पास वो गुड्स मौजूद हैं और आपने उसको अभी तक दिए नहीं हैं. लेकिन ऋत्वी आपने जो बोला कि हम उसके पास से छीन के सब वापस ले लेंगे, तो हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि उसने मेरा ये चुरा लिया, हम उसको उसके पास से खींच के ले लेंगे. ये कैसा लॉ में लिखा है कि भाई जाके तुम खींच के लेके आओ? तो कैसा गंदा लग रहा है. लॉ में ऐसा होगा? मारा मारी થઈ જાય. समझो वस्तु ने यार, लॉ में આવું ના લખી શકાય. खबर पड़ी ऋत्वी? लॉ में એવું લખ્યું હોય કે if you are not paid and if you have given the mobile or goods to anyone, then go at his home, go at his office, બૂમો પાડો અને લઈને આવો પાછું તમારું વસ્તુ. આવું હોય? આવું ના હોય. લિયન એટલે શું કહેવાય? લિયન એટલે તમારી પાસે જ છે ગુડ્સ, इट इज विथ यू ओनली एंड यू आर एक्वायरिंग द पोजेशन. आप उसको अपने पास होल्ड करके रखोगे. आप चाहे उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है बेटा. उसका गुड्स है, उसका ऐसे ही आप केयर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा. केयर करना है. और कब तक होल्ड करना है? कब तक होल्ड करना है? जब तक आप अनपेड सेलर से बाहर नहीं आ जाते. जाग रहे हो कि सो गए? एक मिनट में सबके चेहरे देख लूं एक बार. Yes, sir. Understood. सबके नहीं ना, मुझे चेहरे देखने पड़ेंगे. देखो तो सही कि क्या चल रहा है. हाँ ओके चलो बराबर से. सो जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिलते हैं तब तक मैं वो गुड्स लियन करके रखूंगा. ये फोन की अगर हम बात करें तो अगर उसने 15,000 दे दिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर 15,000 दे दिए और 35,000 बाकी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फोन है उसकी बैटरी में निकाल दूं, उसकी डिस्प्ले निकाल दूं 15,000 की, और ले भाई 15,000 आया तो ये छुट्टा करके तू लेके क्या पार्ट वो मेरा, जब तक तुमने देखा तब तक ये मैं रिलीज नहीं करूंगा. ऐसा होता है क्या? પણ સર ગુડ્સ તો अरे पहले આપણે नहीं, सवाल का સેલ जवाब, કર્યા पहले सवाल હશે का તો जवाब. આપણી પાસે કઈ રીતે હશે? पहले सवाल का जवाब मांगूंगा. पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पैसा मुझे नहीं मिला है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है, बिल बन चुका है, इनवॉइस बन चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, और उसने बोला है कि रखो आपके पास, मैं लेके जाऊंगा 2 दिन के बाद. अब मुझे मालूम है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा नहीं है. हो सकता है ना ऐसा? तो पोजीशन मेरे पास है, उसके मुझे पता चल गया कि उसके पास पैसा ही नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन मैंने तो बेच दिया है ना ऋत्वी. તો બી સર તમે તમારી પાસે રાખશો જ્યાં સુધી એ પે નહીં કરે. हाँ लेकिन यहाँ पे 15,000 उसने मुझे दिया, तो क्या ये मोबाइल फोन जिसका कीमत मुझे 50,000 नक्की मैंने किया, इसके अंदर से क्या मैं सब कुछ अलग अलग करके 15,000 का दे दूं? ये क्वेश्चन है. No, ના sir. એ ફૂલ પે નહીં કરે ત્યાં સુધી તમે એને ફોન નહીં આપો.
हाँ, અને એવા કોઈ गुड्स जो है, ऐसे कोई गुड्स जो हम उसका पार्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या हम उसको रिलीज कर सकते हैं? आंसर इज यस, उसको आप रिलीज Yes. कर सकते हो। डिवाइडेबल है, पार्टिशेबल है, तो उसको आप सेल कर सकते हो। जो चीज पार्ट में नहीं हो सकती है डिवाइड, उसको आप नहीं कर सकते जब तक लास्ट अमाउंट आपके पास बाकी नहीं है। बराबर है? समझ में आया? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ली एन एग्जाम्पल। देखो अब क्या है, वॉट इफ ए गेव 30 days क्रेडिट एंड द पीरियड इज नॉट ओवर येट। क्या इसको लियन बोलेंगे? मतलब लियन बोलेंगे इन द सेंस क्या हमारी राइट अभी भी है लियन की? No. क्वेश्चन देखो क्या है, वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। ये जो ए ने मोबाइल फोन सेल किया है 50,000 रुपीज का, उसमें उसने 30 डेज की क्रेडिट दी थी कि 30 दिन के बाद पैसा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 दिन का तुझे छूट जा, तेरे पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बीच में क्या लियन होल्ड कर सकता है? 22 दिन के अंदर अंदर बोले नहीं अब तो मैं नहीं दूंगा, No. ऐसा बोल सकता है? नहीं। No. तो लियन कब एक्सरसाइज नहीं कर सकते? व्हेन यू हैव गिवन द क्रेडिट पीरियड एंड इट इज नॉट एक्सपायर्ड येट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो लियन लिखेंगे कि यस लियन लिखेंगे? No lion. No सब अनम्यूट lion. करके lion. बोलिए, सब अनम्यूट करके No बोलिए। lion. No lion. अगर आप No इसे lion. करना है, हाँ, नो लियन, because it is not expired yet, credit period is not expired yet. Second, what if buyer obtains the good? आपने गलती कर दी और आपने गुड्स उसको दे दिए, क्या कर सकते हो? लियन कर सकते हो अब? No. नो No. कर नो कर सकते हो, नहीं कर सकते। यहाँ पे भी नो लियन, यहाँ पे भी नो लियन, क्योंकि आपने गुड्स ही दे दिए हैं, पोजेशन किसका रखोगे? ऑडिट में पढ़े हो ना, ऑडिट में पढ़े हो ना डॉक्यूमेंटेशन का लियन। मनीष सर ने पढ़ाया होगा आपको यही चीज कि क्लाइंट का पैसा नहीं आता तो क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स में रख सकता हूं, और मेरे पास काफी डॉक्यूमेंट्स इधर है। जब तक फीस नहीं आती तब तक प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलेगी। आगे, व्हाट इफ अ फ्रेश क्रेडिट ऑफ 30 days अगेन इज गिवन। देखो सुनो, ये फोन मेरे पास है, हाँ, बी ने पैसा नहीं दिया है, फोन किया मैंने, भाई तेरा 30 दिन हो गया है, क्या करना है, लियन करूं इसको? तो कह के नहीं यार थोड़े और 30 days दो ना यार प्लीज। तो मैंने बोला ठीक है जा, 30 days और दिए, क्या मैं अब लियन कर सकता हूं? No. No. नहीं, नो लियन, क्योंकि आप क्रेडिट दिए। तो एक चीज हमको पता चली कि अगर क्रेडिट डेज होते हैं तो सामने आप लियन नहीं कर सकते। लियन तभी कर सकते हो जब ऑफिशियली आप अनपेड सेलर माने जाओगे। बेटा मैंने बहुत बोल दिया है ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं वो बता दो खाली बस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे, सेकंड, स्टॉप इन ट्रांजिट। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? स्टॉप इन ट्रांजिट। समझो इस बात को समझो ध्यान से। कोई अगर बड़ा गुड्स होता है ना जो हैवी व्हीकल में हमको मूव करना रहता है, तब ये चीज हमको बहुत काम लगती है। ए, ये है सेलर, सबका ध्यान स्क्रीन पे होगा। सेलर, ये है बायर बी, और उसने बहुत ज्यादा सामान हमारे पास से खरीदा था जिसका पैसा हमको मिला नहीं है, और हमें ये रास्ते में पता चला। मतलब पता है क्या, ये लेट्स से कि ये ट्रक जा रही है, उसके अंदर उसके गुड्स जा रहे हैं, हमने उसको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रक निकल चुकी है, हमारे प्लेस से निकल चुकी है, हमारी जगह से निकल चुकी है ये। अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, बिक गई गवर्नमेंट, कुछ नहीं हो सकता। समझे मेरी बात को? क्या हुआ, हमारे पोजेशन से तो ये गुड्स निकल गए हैं ना। हमने ट्रक वाले को रोका ऐसा हाथ करके, भाई क्या जाओ छो? तो क्या आनंद जाओ छो? तो क्या आनंद जाओ छो? उभा रहो, मारा गुड्स लेने जाओ। आपने गुड्स चढ़ाई दिया, हमने ट्रक्स पे गुड्स को लोड कर दिया, ट्रक निकल गई है। बीच में बाहर से खबर आई कि वो मिस्टर बी जिसको मैंने गुड्स सप्लाई करने के लिए ऑलरेडी भेज दिया है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास से पैसा नहीं आएगा। क्या करूं? अनम्यूट से क्या करूं? સર તમારી પાસે રાઈટ હોય કે તમે રોકી શકો એને? શું રોકી શકું? ટ્રકને રોકી શકો. શકું। ये बात है जो ना कि मेरी એ ट्रक રીચ का નથી ड्राइवर ही થયા नहीं ને है। બાયર પાસે એટલે. ये ड्राइवर बना दिया मैंने, ड्राइवर नहीं था ट्रक के अंदर तो ड्राइवर बना दिया। मैं सेलर जो हूँ ड्राइवर को कॉल करूंगा, बोलूंगा कि अभी के अभी रुक, वहां रुक। कहाँ है तू? बोला क्या गोल्डन चौकड़ी पहुंची गई हो, रुक वहां पे रुक।
यूटर्न मार, ट्रक को यूटर्न मार और वापस लेके आ, मेरे पास आ गया गुड्स। तो कैन आई से कि जो राइट ऑफ लियन मेरे हाथ से निकल चुकी थी, उसके बाद मेरा राइट ऑफ स्टॉप इन ट्रांजिट आया और उसके बाद वापस राइट ऑफ लियन आया? Yes. यस और नो? Yes. Yes. Unmute and say yes or no. One more time. Yes. Yes. ट्रक Yes. हाथ से Yes. निकल चुकी है। Yes. अब मैं बोल रहा हूं, ट्रक हाथ से निकल चुकी हैं, गुड्स चढ़ा दिए हैं, लियन चला गया है, लेकिन बीच रास्ते में अगर सेलर को पता चलता है कि मैं अनपेड हो चुका हूं, तो वो एक और राइट का यूज कर सकता है जिसका नाम क्या है? स्टॉप इन ट्रांजिट। तो बेटा लियन के बाद आता है कौन सा? स्टॉप इन ट्रांजिट। स्टॉप इन ट्रांजिट में अगर आप ये नक्की कर लेते हो वापस चाहिए जब तक पैसा नहीं आता, तो वापस से घूम के कौन सी राइट आ जाएगी? लियन की राइट आ जाएगी। क्यों एक दो लोग बोल रहे हैं, क्यों सारे नहीं बोल रहे हैं? सबको बोलना पड़ेगा। अब आपको एक फिल इन द ब्लैंक का आंसर देना है। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ डैश। That is Stop in transit is an extension of Leon. Extension of Very good. Stop in transit is an extension of Leon. Leon. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। चलो आगे। The third right is right to resale. What do you mean by resale, guys? What do you mean by resale? બોલો ના, resale का અગર સર પેરિશેબલ ગુડ્સ હોય જે બગડી જતા હોય તો તમારી પાસે અગર એ હોય તો તમે એને રીસેલ કરી શકો છો તમારા પૈસા પાછા કરવા માટે। अरिजीत सिंह का बराबर है ऋत्वी। अरिजीत सिंह का एक गाना है, फिर मोहब्बत करने चला। क्या गाना है? थोड़ा इसीलिए मैं ये सारे एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप जाग जाओ। दूसरा कोई मेरा ऑब्जेक्टिव है नहीं, चाहूं तो मैं ऐसे ही खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ। फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल संभल जा जरा। फिर मोहब्बत करने चला है तू एक सॉन्ग है। दिशा શું થયું બેટા? દિશા શું થયું? સર તમે થોડી રિલીઝ કરી લો તો બધા થઈ જશે। છેલ્લે હમણાં ભાઈ સિલેબસ ના ઠેકાણા નહીં, સિલેબસ કમ્પ્લીટ થયો મને સોંગ સાંભળવું છે યાર। હવે આપણે લાઈવ બહુ ફેસ ટુ ફેસ બહુ જલ્દી મળીશું બેટા। 2-3 દિવસમાં એવું લાગે છે ગવર્નમેન્ટ નો ઓર્ડર આવી જશે, એક્ઝામ પછી આપણે લાઈવ જ મળીશું, चिंता ना करो। ત્યારે બધું થશે, કોન્સર્ટ જ થશે આખો, લાઈટો વાઈટો બંધ કરીને। फिर मोहब्बत करने चला तू दिल संभल जा जरा, ये फिर मोहब्बत का क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि उसने पहले मोहब्बत करी थी? अब भाई अब तो बोलो अनम्यूट करके। यस। एक बार मोहब्बत हो चुकी है, धोखा मिला है और वापस से मोहब्बत हुई, ऐसा हुआ? अभिषेक बराबर के नहीं? ओपी रोड। फिर मोहब्बत करने चला है तू। तो अगर मोहब्बत 2 बार हो सकती है तो सेल भी तो 2 बार हो सकता है ना। देखो पहली मोहब्बत ने धोखा दिया तो पहले सेल ने धोखा दिया। पहले जो सेल निकला था वो अनपेड सेलर निकला। पहले जिस लड़की या लड़के से प्यार हुआ था उसने धोखा दिया, तो पहले जो सेलर को हमने सेल किया था उसने धोखा दिया, अनपेड निकला। अब वो गुड्स का हम क्या करेंगे? हमारे अंदर जो फीलिंग्स है मोहब्बत, उसका क्या करेंगे? उसको दबा देंगे कि और मोहब्बत करेंगे, जाके और किसी और से मोहब्बत करेंगे? क्या प्रॉब्लम है? तो इसी तरीके से बेटा ध्यान से, बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल है, हंसो मत, बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है। ये सेल जो है ना पहला अनपेड वाला सेल था। तो अनपेड सेल जब होता है और अनपेड सेलर बन जाता है तो एक और राइट आती है रीसेल की, कि आप किसी और को जो आपकी मोहब्बत को समझ सके, जो आपके गुड्स को समझ सके, उसकी अहमियत समझ सके, उसको आप सेल कर दो। लेकिन कंडीशन कि वो गुड्स क्या होने चाहिए? पेरिशेबल। अरे बोलो क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? पेरिशेबल। पेरिशेबल। यस, ओके। तो पेरिशेबल होने चाहिए। अगर पेरिशेबल नहीं है तो लॉ में लिखा है कि आप वेट करिए, आप किसी और को सेल नहीं कर सकते क्योंकि ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर बेटा हो चुकी है।
आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप केस फाइल कर सकते हो उस पे ना, आप केस फाइल कर सकते हो ना उस पे। बेच क्यों रहे हो? गुड्स को बेचो मत, पैसा नहीं दे रहा है, केस फाइल करो। तो देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी देखो, लास्ट है, खत्म होने आया बेटा, लेक्चर खत्म होने आया। नोटिस गिवन, गिवन का मतलब क्या? नोटिस में दे रहा हूं किसको? बायर को, मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी को नोटिस दे रहा है, लिख के दे रहा है या कॉल पे दे रहा है, ऑफिशियली दे रहा है कि देख मैं वो बेच रहा हूं, क्या करना है? खरीदना है कि नहीं खरीदना है? मतलब ये तो ऐसा हुआ कि पिछली जो मोहब्बत थी जिसने धोखा दिया, इसको एक और बार जाके पूछ लेते हैं, बोल क्या करूं, किसी और से मोहब्बत करूं कि नहीं करूं? मानव, हाँ के ना? એવું જ થયું ને? જેવું તે કર્યું એવું જ થયું ને? मैं हंसतो खरा यार मानव, શું यार? हाँ सर। हाँ चलो वांधो नहीं। So we are giving notice that we are going to sell your goods which is perishable in nature. बोलो क्या करना है? खरीदना है कि नहीं खरीदना है? अगर नोटिस दे दी तुमने और तुमको लगा जवाब आने में देर लग रहा है, उसको बेच डालो, पेरिशेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सुनो, नोटिस दी है तुमने, नोटिस तुमने दी है, अगर बेचने पर नुकसान हुआ तो उसके पास से ले लो, लेकिन फायदा हुआ तो उसको दो मत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नोटिस दे दी ना तुमने, तुमने नोटिस दे दी ना। अगर तुमने पेरिशेबल गुड्स को किसी और को बेच दिया, अगर किसी और को बेच दिया, तुम्हारा फायदा हुआ, तुम उसको मत देना, लेकिन अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो क्या? तुम्हारा अगर नुकसान हुआ तो उसके पास से ले लेना। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? यस सर। પણ સર એ ગુડ્સ માટેની જ અમાઉન્ટ પે નહીં કરતો તો લોસની અમાઉન્ટ થોડી પે કરશે? See, goods લોસની અમાઉન્ટ ઓછી હશે ને? लॉसनी अमाउंट ओછી हसे, दैट इज ऑल्सो फैक्ट। लेकिन जो वो हम पे हमारे पास से वो नहीं खरीद रहा है, तो हम गुड्स को वेस्ट तो नहीं जाने दे सकते ना रुत्वी। हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि गुड्स का अमाउंट नहीं देता है, वो उसका अमाउंट कहां से देगा? तो तुम केस फाइल करो ना, वो राइट है तुम्हारे पास। ये राइट्स अगेंस्ट गुड्स है, राइट्स अगेंस्ट पर्सन जब पढ़ेंगे उसमें आएगा कि उस पर्सन पे भी आप केस फाइल कर सकते हो ना, करो ना डैमेजेस क्लेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक डैमेजेस क्लेम करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लॉस हाँ, आप सर। क्लेम कर सकते। आगे, अगर तुमने नोटिस नहीं दिया होता तो क्या होता? अगर प्रॉफिट होता तो क्या, और लॉस होता तो क्या? Can anyone give the answer, guys? सर नोटिस नहीं दिया होता तो प्रॉफिट होता तो हम अपने पास ही रखते, और लॉस होता तो भी हम उसके पास से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। मीरा, come on page number 26, फटाफट। F1 page number 26, राइट ऑफ रीसेल मिला? यस ओके अब राइट ऑफ रीसेल में पॉइंट नंबर 2 में नीचे जब आप पढ़ोगे, इफ नोटिस इज नॉट गिवन, ऐसा लिखा है जो ત્યાં મળશે તમને, इफ नोटिस इज नॉट गिवन મળ્યું? यस હવે એ વાંચો મીરા શું લખ્યું છે, અંડરલાઈન કરતા જજો, બધા અંડરલાઈન કરતા જજો। If notice is not given, the unpaid seller is not entitled to नॉट recover. एंटाइटल, एक मिनट, नॉट एंटाइटल पे सर्कल करो, अब पढ़ो। To recover any loss on the resale of the goods. 5 रुपए की And- चीज अगर 3 में बिकती है, 2 रुपए का तुम्हारा अगर लॉस हुआ तो आप लॉस उसके पास से रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि तुमने नोटिस उसको नहीं दी है। आगे, To retain any surplus अच्छा, arising टू on रिटेन, एक मिनट, टू रिटेन पढ़ने से आपको यह ध्यान रखना है कि वो कनेक्टिविटी में नॉट एंटाइटल से कनेक्टेड है। तो नॉट एंटाइटल टू रिटेन any surplus arising on the resale of the goods. The buyer is entitled to claim such surplus वाओ, as his right. तो जो प्रॉफिट होगा वो उसको हमको दे देना पड़ेगा। 99.9% श्योर आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ऐसा कैसा, उसको क्यों प्रॉफिट दे दें? तो उसका रीजन ये है कि क्योंकि ये ऑलरेडी सेल हो चुका है, इसका ओरिजिनल ओनर तो बायर ही है बेटा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। सिर्फ पैसा आप उसके पास से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट भी रख लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उसने नहीं खरीदा ना, उसीलिए आपका प्रॉफिट हुआ है। बात की गहराई को समझो।
उसने नहीं खरीदा ना आपके पास से, उसने आपको पैसा नहीं दिया ना, आप अनपेड बने ना, तभी जाके आपने उसको निकालने का सोचा ना गुड्स को, उसके लिए ही फायदा हुआ, तो बेचारा उसकी वजह से तुम्हारा फायदा हो रहा है, तो उसको उसका फायदा दे दो, इसीलिए प्रॉफिट हमको रिटर्न कर देना पड़ता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यस मानव, क्वेश्चन છે यस અડધી અમાઉન્ટ પે કરી દી, અડધી અનપેડ માં સેલર ગણાઈ ગયો, यस તો પછી એને આ પેરિશેબલ ગુડ છે તો આ પ્રોફિટ થયો, તો જે પેડ અમાઉન્ટ હતી એ બી એને પાછી આપવી પડશે. જેટલું એને પે કરી દીધું છે એના ગુડ્સ આપણે રિલીઝ કરી દેવાના ને. ઓકે, ફ્રૂટ્સ હશે, વેજીટેબલ્સ હશે, એટલું આપણે એને આપી દેવાનું, એના પૈસા એને આપી દીધા છે. બટ અગેન માનવ, રિમેમ્બર વન થિંગ, આ બધું આપણે લો માં ભણીએ છે ને, over and above this, the actual agreement, the actual terms and condition of particular shop also matters. Like अगर वहां सेलर ने अपने बिल में लिखा है कि एडवांस पेमेंट 100% मिलेगा तो ही चलेगा, तो फिर वो 100% मिलना चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखना. सो लॉ तो है, लॉ ने तो सब जनरल करके रखा है, लेकिन उसके अंदर खुद की शॉप का, खुद के बिजनेस की भी टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसी होती है, वो भी ध्यान रखना है. ओके सर. अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिख दिया है कि गुड्स विल नॉट बी रिलीज्ड अनलेस एंड अंटिल 100% इज पेड, तो फिर 100% देना पड़ेगा. ठीक है, तो लॉ इज वेरी जनरल, उसके अंदर जब जाओगे तो हर एक बिजनेसमैन का तरीका अलग होता है बिजनेस करने का, वो बात भी तो है ना. बराबर है. ओके, चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब आपका होमवर्क रहेगा, सिर्फ आपको ये डिफरेंस पढ़ लेना है टेक्स्ट बुक में से, दैट इज सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल. मैंने बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. सर यस સર અગર રાઇટ ઓફ લિયનમાં ગુડ્સ પેરિશેબલ હોય તો પછી શું કરવાનું? પેરિશેબલ ગુડ્સ માટે રાઇટ ઓફ લિયન નહીં આવે, રાઇટ ટુ રીસેલ આવશે. ઓકે, એટલે તરત જ આપણે રીસેલ કરી શકીએ. અને Yes, અગર કરી એવું શકીએ. થાય કે પેરિશેબલ ગુડ્સ જે છે એ આપણે પાસ ઓન કરી દીધા બાયરને, પણ એનું પેમેન્ટ નથી આવ્યું, તો પછી આપણે શું કરી શકીએ? કારણ કે પેરિશેબલ છે તો બાયરે બી તો યુઝ કરી જ લીધા હશે ને. Then you file for the damages and for the loss of the amount, for the price. એ તમને પેજ નંબર 24 પર નીચે મળશે બેટા. નહીં 24 નહીં, પેજ નંબર 26 પર. पेज नंबर 26 पर बी वाला पॉइंट, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर पर्सनली. अब उसके पास से क्या क्या क्लेम कर सकते हो, पेज नंबर 27 पे मिलेगा. व्हेन प्रॉपर्टी हैज बीन पास, देखो आप जो बोल रहे हो वो यहाँ पे, वो पढ़ना पड़ेगा एक बार, और मैं वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीक में, अरे थर्सडे को जो आएगा उसमें ये कवर करवाने वाला हूँ, चिंता मत करो. सो टू समराइज बेटा, मैं आपको एक और बार बता दूं क्या क्या होने वाला है. अब ध्यान से, मैं एंड कर रहा हूं सेशन को. थर्सडे को जो इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, कंडीशन वारंटी आएगा और ये बाकी के टॉपिक्स आएंगे सोगा के. संडे को एजेंसी का वीडियो डालूंगा संडे को, और संडे आपका ऑफिशियली लॉ खत्म हो जाएगा. नाउ इट इज यू हाउ यू प्रिपेयर. मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन नहीं हुई तो अब कुछ नहीं कर सकते. ये वीक हमारा लास्ट है लॉ का. नेक्स्ट वीक થી આપણે રિટેલ બેન્કિંગ ચાલુ કરીશું. મંડે રિટેલ બેન્કિંગ નો વિડિયો આવશે, ટ્યુઝડે ઝૂમ સેશન થશે, થર્સડે આવશે અને સન્ડે આવશે. You have to be, you know, very serious સર, તો about stuff. 3 લેક્ચરમાં રિટેલ બેન્કિંગ કમ્પ્લીટ થઈ જશે? કરવું પડશે, કોઈ સ્કોપ નથી આપણી પાસે, ડેટ જ નથી. You can understand how lengthy is law. લો કેટલું, લો ને હું શોર્ટમાં નથી કરી શકતો. રિટેલ બેન્કિંગમાં આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી શકીએ છીએ. रिटेल बैंकिंग इज सिंपल एज कंपेयर टू लॉ, उसमें प्रोविजंस नहीं है. और रिटेल बैंकिंग अपने एक वीक में हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल बैंकिंग के कंसेप्ट्स हैं और बेसिक आइडिया होगी तो वो समझ में आ जाएगा. एंड आई गो फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको मैं मार्क करवा लूंगा, उतना ही आप पढ़ के जाना, ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जहां से एमसीक्यू आएंगे वही पढ़ना है, बराबर છે. बिकॉज પેમ્પલેટ अगेन 50 पेजेस, 50 પાનાના પેजेस ના પેમ્પલેટ હોય, એક વીકમાં ના ખતમ થાય, બટ વી હેવ ટુ ડુ. ચલો સર, પેમ્પલેટ ને બધું અવેલેબલ ક્યારે હશે? ઓલરેડી ઇશ્યુ થઈ જશે. પેમ્પલેટ આ વીકના એન્ડમાં આવી જશે, બાય ધીસ વીકેન્ડ. યસ માનવ? એટલે ઓલરેડી પહેલા ઇશ્યુ કરાવી દેજો, નહીં તો પછી બહુ લેટ થઈ જાય. ઓબી નું બી અમને તો ઇશ્યુ નહીં થયા.
ઓબી નું તો મળ્યું જ નહીં સર હજુ. એમના લેક્ચર 5-6 થઈ ગયા પણ હજી મળ્યા જ નહીં અમને. તો તમે બ્રાન્ચમાં કોન્ટેક્ટ કેમ નથી કરતા માનવ? રોજ જે સરને ફોન કરો. સરને વાત કરેલી જ સર કે પણ જલ્દી સર ને કીધું તું, સરે કીધું કરાઈ દેશે. ઝૂમ સેશનમાં નથી કીધું નહીં સરને. હા તો થઈ જશે, બટ આઈ કેન ગેરંટી રિટેલ બેન્કિંગ નું આ વીકના એન્ડ સુધી તમને પેમ્પલેટ તમારા હાથમાં હશે. હા સર. ઓકે, ચલો સ્ટોપ શેરિંગ ધ સ્ક્રીન એન્ડ ધેન યુ આસ્ક મી ધ ડાઉટ્સ. શું છે આજે લેક્ચરમાં ખબર પડી, ના ખબર પડી હોય તો પૂછો, શું ના ખબર પડી.